हम यहाँ अभी ऐसी फिल्में बनाकर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में लेके जा रहे हैं, प्रीमियर कर रहे हैं कि ये बॉलीवुड है, ये सॉन्ग एंड डांस का कल्चर है हमारा, ये कल्चर है हमारा बोल के आप दुनिया को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बहुत इनोवेटिव चीज जैसा है। लेकिन ये भी दैट इज नॉट सिनेमा, यू नो। ये सर्कस को आप बेच रहे हो सिनेमा के नाम पे। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस तरह के कुछ अनाप शनाप फिल्में बनाकर। अगर आप देखें तो मैंने कुछ 14-15 फिल्में बनाई जो मैं कह सकता हूँ कि फिल्म स्केप को बदलने की कोशिश है, और मुझे कोई मदद नहीं मिली। हर फिल्म के लिए मैं कम से कम 10 प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किया, सभी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन किसी ने बनाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई बनाने की। मैं नाम नहीं लूंगा, द प्रेस पीपल, द ट्रेड पीपल इन पर्टिकुलर, सम एग्जिबिटर्स आल्सो, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि उनको लगा कि शायद दिस बिकम अ थ्रेट नाउ टू द स्टार्स, बिकॉज बिजली की तरह नाचता है, इज अ वेरी गुड एक्टर, सब कुछ है, तो इसको आगे नहीं बढ़ाए, तो बिकॉज ऑफ दैट दे डैमेज द फिल्म। Why is Anant Mahadevan saying that this film is a copy of Ghungat के पटखोल? Come here, talk to me. वो भी नहीं है। या तो उनको लगता है कि ये तो कोई इम्पोर्टेंट आदमी है ही नहीं, why give him importance? या तो उनको लगता है कि अरे we'll be proved wrong, ये आधी फिल्म तो सेम है। राजेश खन्ना ने क्या किया? आनंद किया, बावर्ची किया, आविष्कार, जो एक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म थी, बिल्कुल पॉपुलर फिल्म नहीं, ये ऑन एट द टॉप ऑफ देयर कैरियर्स उन्होंने किया। आज के जितने पॉपुलर एक्टर्स हैं जो रेज हो गए हैं, स्टार्स हो गए हैं, इनकी जगह ली है, उनसे आप कह के देखिए कि मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, घबरा जाएंगे। नहीं, ऋषि कपूर बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर थे, बहुत ही नेचुरल एक्टर थे, और ऑफ कोर्स विराज साहब, राज साहब, वो एक जीन्स में ही थे। और मुझे लगता है कि रणबीर कपूर has also got the same talent. And what about Janhvi and Khushi? Sridevi was a different league altogether. I don't think anyone can match her. हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनके द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आप उनकी स्टोरी में ही गुम हो जाओगे, और अगर इनकी एक्टिंग की बात करें तो जब आप इनकी एक्टिंग देखने जाओगे तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि आप क्या असली में पिक्चर देख रहे हो या फिर ये रियल में हो रहा है। तो आज हमारे साथ है बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर अनंत महादेवन। जैसे कि इनका नाम है अनंत और महादेवन, वैसे ही उनका काम है अनंत है, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो रहा, और अभी भी इनका जो प्रोसेस, इनका जो काम है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, लोग इन्हें काफ़ी प्यार दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू, नमस्कार, आप सबको भी नमस्कार। इवन अगर बात करें आपकी मूवी की जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है द स्टोरी टेलर, मैं उसके सिर्फ कमेंट सेक्शन पढ़ी थी तो सब सिर्फ एक ही कमेंट करे कि हम बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ देख देख के काफ़ी बोर हो गए थे, फाइनली कुछ ऐसी मूवी आई जो काफ़ी अच्छी है, स्टोरी अलग है, यूनिक है। तो ये पूछना चाहूँगी द स्टोरी टेलर जो कि 2 साल पहले रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब क्यों इतना काफ़ी समय क्यों लग गया? मेरे ख्याल से अच्छे चीज़ों के लिए, जैसे लोग कहते हैं कि अच्छी चीज़ है, का इंतज़ार और वक्त दोनों बहुत अहम है। वर्थ वेटिंग फॉर जो बोलते हैं, इट्स वर्थ द वेट। तो 2 साल पहले हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में द स्टोरी टेलर ले गए। हम बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ, वहाँ किम जिसुक अवार्ड जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसके लिए नॉमिनेट हुआ। उसके बाद पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ह्यूस्टन फिल्म फेस्टिवल, काफ़ी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, इंडिया में भी इफ़ी और केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गया और काफ़ी सराहा गया। और जब जियो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो वेट कर रहे थे इसको एक सही तरीके से ऑडियंस के सामने लाने के लिए, और ये एक डिबेटेबल फैक्टर है कि थिएटर में क्यों नहीं आया, क्यों डायरेक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चला गया। इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर थिएटर में गया तो आप बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पर देख सकते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा फिल्म बनाता हूँ, आई ऑलवेज मेक फिल्म्स फॉर द बिग स्क्रीन। लेकिन शायद बड़े पर्दे पर फिर लिमिटेड शोज़ होते या लिमिटेड थिएटर्स होते और फिर लिमिटेड रन भी होता, तो ये सब एक फ़िल्म के ख़िलाफ़ जाता है। हालांकि अच्छी फिल्म होगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन बाद में, जैसे मेरी एक दूसरी फिल्म थी गौर हरी दास्तान, वो थिएटर्स में रिलीज़ हुई लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते चली, और बाद में लोगों ने जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा
अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स पे देखा तो उन्होंने कहा कि ओ हमने कैसे मिस किया ये पिक्चर को। तो उस वक्त उनको एहसास होता है कि एक बहुत अच्छी फिल्म मिस हो गई है उनसे। इससे अच्छा ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि ये जियो स्टार में रिलीज़ हुई और सब लोगों ने इसको डिस्कवर किया। एक चीज़ जो होता है ना कि आपको कुछ भी नहीं पता है एक चीज़ के बारे में और अचानक इतना प्लेजेंट सरप्राइज हो जाता है बिना प्रमोशन के, बिना इंटरव्यूज़ के, बिना होर्डिंग्स के, बिना कोई एडवर्टाइजिंग के। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भी उतनी ज़रूरी नहीं है जितना हम समझते हैं कि अरे आपका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, किसी को पता नहीं है आपकी फिल्म आई है। तो लोगों ने इस फिल्म को कैसे डिस्कवर किया, कैसे इस फिल्म को इतने सारे क्रिटिक्स ने 4 स्टार या 4.5 स्टार या इस तरीके का रेटिंग दिया। तो इससे एक लेसन हमें सीखना चाहिए कि ऑडियंस को पता है उन्हें क्या चाहिए। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस तरह की कुछ अनाप शनाप फिल्में बनाकर उन्हें, या उनको कोई चॉइस नहीं दे रहे हैं। तो उनको वो देखना ज़रूरी होता है, उनको और कोई चॉइस होता नहीं है। लेकिन आप एक अच्छी चीज़ देख कर दो और इस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दिस वॉज अ सरप्राइज फॉर मी एंड अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि स्टोरी टेलर इतना पॉपुलर हुआ। आज भी, अब शायद 2 महीने हो गए उसके रिलीज़ से, Jan 4 को रिलीज़ हुआ, अभी हम मार्च में हैं। अब भी हर रोज़ कोई ना कोई एक पोस्ट आता है कि हमने फिल्म देखी और हमें इतना अच्छा लगा और हमने इस फिल्म को डिस्कवर किया। या ऐसा हमें पता ही नहीं था कि इस तरह की फिल्में भी बन सकती है और हमारे ऊपर ये असर हो सकता है। जब आर्टिस्ट परेश रावल सर हो और डायरेक्टर आप हो, कैसे स्टोरी अच्छी नहीं होगी और कैसे लोगों को नहीं, आर्टिस्ट परेश रावल, मैं, आदिल हुसैन, रेवती जी, तनिष्ठा, वो सब ठीक है, लेकिन राइटर कौन है? सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे की जो कहानी है, अब ये एक और चीज़ प्रूव करता है कि कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होते हैं, कुछ चीज़ें कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें फॉर ऑल टाइम्स होते हैं। तो जिस तरीके की कहानियाँ उन्होंने लिखी, मैं चाहता था, ये कैसे शुरुआत हमने इसलिए की स्टोरी टेलर की कि हम ट्रिब्यूट देना चाहते थे सत्यजीत रे को, जो मेरे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है रे साहब का, और सेंटिनरी ईयर पे हम उनको ट्रिब्यूट देना चाहते थे। तो उनकी जो लिखी हुई कहानी, मैं ओरिजिनल कहानी करना चाहता था, मैं कोई उनकी फिल्म की रीमेक नहीं करना चाहता था। तो उनकी ओरिजिनल कहानी से हमने ये स्टोरी चुना और सारी कहानियाँ बंगाली में हैं। और चूँकि मैं बंगाली नहीं जानता हूँ और मैं किसी दोस्त से मैंने पढ़वाया और सुना और लिखवाया, और ओरिजिनल स्टोरी का नाम है गल्पो बोले तारिणी खुरो। तो उस कहानी को हमने अडेप्ट किया एज द स्टोरी टेलर और पूरी कोशिश की हमारी तरफ से, जितने हम में एक जो भी एक कह सकते हैं कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है, हमने कोशिश की है एक हम्बल ट्रिब्यूट सत्यजीत रे साहब को पे करने के लिए। और शायद इसीलिए लोगों को ये इतना डिफरेंट लगा, ये ट्रीटमेंट में भी, स्टोरी में भी, सब कुछ। तो श्रेय जाता है रे साहब को। इवन अगर बात करूँ जिस प्रकार आपने बोला कि मेन राइटर है सत्यजीत सर, अगर वो इतना खूबसूरत लिखते नहीं तो आपको प्रेजेंट करने में मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। तो राइटर का कितना अहम पार्ट होता है, क्योंकि अगर आज की जनरेशन को देखें तो लोग आर्टिस्ट को देख के ज़्यादातर मूवी देखने जा रहे हैं, या फिर अब डायरेक्टर का नाम और ज़्यादा होने लगा कि मतलब अरे ये डायरेक्टर बनाया है, इन्होंने ये मूवी में। तो राइटर को कहीं ना कहीं लोग कम देखते कि किसी ने लिखा है मूवी, किसने स्क्रीन प्ले लिखा है, तो उनका कितना अहम पार्ट होता है? देखिए, रियल एस्टेट और फिल्म मेकिंग में एक समानता है, और ये शायद रियल एस्टेट वालों को बहुत अच्छा लगेगा, बिल्डर्स को बहुत अच्छा लगेगा ये, कि कुछ भी बनाने से पहले हम, बिल्डर क्या ढूंढता है और राइटर क्या, अपना फिल्म मेकर क्या ढूंढता है, प्लॉट। अगर प्लॉट सही है तो उस पर एक फाउंडेशन बन सकता है, फाउंडेशन अगर सही है तो उस पर बहुत खूबसूरत इमारत बना सकते हैं। तो प्लॉट जो है वो हमारी कॉन्सेप्ट, जो स्टोरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पर आप फाउंडेशन बनाकर उसको डेवलप करके, उस पर जिस तरीके से आप उसको अडेप्ट करके खूबसूरत बनाते हैं, दैट इज़ व्हाट फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट। तो अगर आपके पास स्टोरी ही नहीं है, प्लॉट ही नहीं है, तो आप फाउंडेशन या बिल्डिंग नहीं खड़ा कर सकते। तो सबसे अहम बात मेरे लिए ये है
कि कॉन्सेप्ट क्या है, प्लॉट क्या है। प्लॉट कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि उधर मार्शी लैंड है, उधर ये समंदर है, उधर ये पानी आएगा और ये प्लॉट चला जाएगा बह नीचे, जाएगा। बह जाएगा नीचे। तो अच्छे प्लॉट्स भी कभी कभी मेरे पास आते हैं, तो मैं उन्हें ना करता हूँ, क्योंकि मुझे आउटस्टैंडिंग प्लॉट्स चाहिए अभी। मुझे अच्छे प्लॉट से अभी आई एम नॉट सेटिस्फाइड एनी मोर, आई वॉन्ट आउटस्टैंडिंग प्लॉट्स। और जो प्लॉट्स डिफ़िकल्ट होते हैं, जो प्लॉट्स बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, जिसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट परमिशंस लेते हैं, तब जाके आप बिल्डर को वो प्लॉट मिलता है, वैसे ही जितने चैलेंजिंग होते हैं उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे अंदर की जो राइटर है, फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, वो उसको ज़्यादा वो चैलेंज करके एक तरीके से उभारने की कोशिश करेगा। एंड आई विल बिकम अ बेटर डायरेक्टर, बेटर राइटर, बेटर फिल्म मेकर with more challenging plot. So the writer or the writing is the most important criteria for a film. मैं जब भी एक प्रोड्यूसर के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये है मेरे पास कॉन्सेप्ट, और तो वो कहते हैं कि अच्छा सबसे पहला मैं व्हाट इज़ माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आई सेड योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज पे द राइटर, यस, लेट हिम राइट अ गुड स्क्रिप्ट, उसके बाद यू साइन मी ऑन and then we'll take it forward from there. I always give priority to the writer. अगर आपकी मूवी की बात करें तो अभी भी उनके जो डायलॉग्स हैं ना लोगों के जहन में है, और वो काफ़ी कुछ हमें सिखाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आओ देखो मज़े करो और निकल जाओ, और डायलॉग्स मतलब उस तरीके से नहीं होते अब। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके भी मूवीज़ के कई सारे डायलॉग्स हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अब वैसी बात नहीं रह गई है मेरे हिसाब से। मैं डायलॉग को डायलॉग की तरह नहीं देखता हूँ, मैं डायलॉग को कॉन्वर्सेशन की तरह देखता हूँ। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हम कुछ प्रिपेयर करके तो नहीं आए, ना आप प्रिपेयर करके आई हैं, ना मुझे पता है कि मैं क्या जवाब देने वाला हूँ, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ये रियल लग रहा है। कुछ अंग्रेज़ी मिक्स कर लेते हैं, कुछ हिंदी मिक्स कर लेते हैं, उस तरीके से हम बात करते हैं, हम फॉर्मल करते हैं, कुछ चीज़ों को हम वापस लेते हैं कुछ शब्दों में। रियल लाइफ में जब तक, या फिल्मों में जब तक वो आप रियल लाइफ का जो मिरर नहीं लाएंगे, ये क्या है, सब लोग सोचते हैं कि ज़बरदस्त डायलॉग लिखा जाए तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वो ज़माना था, वो गया। यू नो, आप किसी को कोट कर रहे हैं या किसी एक कोई शायरी कर रहे हैं या पोइट्री कर रहे हैं, वो ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है, दैट इज लिटरेचर। लेकिन दो आम आदमी जब बात करेंगे तो इसी तरह बात करेंगे, वो कोई हाई फ्लोन लैंग्वेज या पोइटिक लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे। हम वो पत्थर हैं या वो ये है जिसके साथ आप टकराएंगे तो आप चूट, ये हम कहाँ ऐसे बात करते हैं लाइफ में, यू नो। लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक गलत फहमी है, एक मिसनोमर है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब तक आप इस तरीके की स्ट्रॉन्ग लाइंस नहीं लिखेंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा या लोग याद नहीं रखेंगे उस चीज़ को। तो जिस तरीके से आपने बहुत सही तरीके से पॉइंट आउट किया कि जो डायलॉग, सिंपल डायलॉग्स जो हैं हम लिख रहे हैं, जैसे स्टोरी टेलर में जब परेश रावल जी आके आदिल हुसैन के सामने बैठते हैं और वो पूरा वॉल्यूम जो है वॉर एंड पीस बोलते हैं, वो देखते होते हो वॉर एंड पीस, आपने ये पूरा पढ़ लिया, उसमें लोग हंसते हैं। द ह्यूमर इज है कि आप ये वाकई ये 3 वॉल्यूम्स कौन पढ़ेगा, यू नो। तो वो बोलता है कि अरे पढ़ने के लिए कौन रखता है, ये तो ऐसे ही रखा है मैंने, मुझे लगता है कि सामने रहने से ये सारा नॉलेज मेरे दिमाग में घुस जाता है। अब ये जो ह्यूमर है, इस तरीके के जो लाइंस हैं रियल लाइफ के, वो ज़्यादा लोग याद करते हैं और याद रखते हैं। सो मैं डायलॉग नहीं लिखता हूँ, मैं कॉन्वर्सेशन लिखता हूँ। आपको काफ़ी साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तब से लेकर इवन मोर देन 45 ईयर्स। 1980 में मैंने प्रोफेशनल थिएटर शुरू किया। यस। 83-84 से मैंने टेलीविज़न, जो कमर्शियल टेलीविज़न शुरू हुआ था, अडोस प्रोस, साइपरांशवे, घर जमाई, सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, बहुत सारे, वहाँ से टेलीविज़न में एक्टिंग शुरू किया। मेरी पहली फिल्म एक अंग्रेज़ी फिल्म थी, किम, जो रुडयार्ड किपलिंग के नावल पर आधारित थी, और उसमें मुझे मौका मिला सर पीटर ओटूल के साथ काम करने के लिए। हालांकि सिर्फ 3 सीन थे, बट वो 3 सीन मेरे लिए ज़िंदगी बन गई। तो उस तरीके का एक, मैं कहूँगा कि एक शुभ ऑस्पिशियस बिगिनिंग हुआ।
तो 1980 से लेके अब हम लोग 2025 में बैठे हैं, तो आप देख लीजिए 45 इयर्स ऑफ बहुत रिच एक्सपीरियंस जो है कि टेलीविज़न, थिएटर, टेलीविज़न, सिनेमा, एडवर्टाइजिंग, राइटिंग, ऑथरशिप, किताब लिखना, वो सब एक साथ एक तरीके से सब कनेक्टेड ही हैं और एक से दूसरे में ग्रेजुएट होना, एक से जैसे एक्टिंग से आप राइटिंग को ग्रेजुएट करते हैं, राइटिंग से आप डायरेक्शन में ग्रेजुएट करते हैं, डायरेक्शन में आप एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग से आप बाकी सब कुछ सीखते हैं, फोटोग्राफी, सब कुछ. सो 45 इयर्स ऑफ यस ऑफ क्रिएटिविटी. कितना कुछ आप चेंजेस देखते हैं अब तक को लेकर या फिर अब? नहीं, जनरेशन्स, 2 जनरेशन्स तो कम से कम हुए होंगे. टेक्नोलॉजी कितना चेंज हुआ है, ऑडियंस बहुत बदल गई है. अब वो ज़माना था जब हम बच्चे थे और हम स्कूल में थे और हम मनमोहन देसाई की फिल्में और प्रकाश मेहरा साहब की फिल्में, वप्पी सोनी की फिल्में, ब्रह्मचारी, देव साहब की फिल्में, विजय आनंद की फिल्में, राज कपूर की फिल्म, गुरुदत्त, इन सब फिल्मों पर जो इंडियन फिल्म्स हैं मैं कह रहा हूँ, उस पर हम वी हैव ग्रोन अप ऑन दोज फिल्म्स. उस वक्त मैं एक चीज़ मैंने नोटिस किया था कि चाहे मनमोहन देसाई की फिल्म हो, चाहे प्रकाश मेहरा की फिल्म हो, वप्पी सोनी की फिल्म हो, चाहे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म हो, चाहे गुलजार साहब की फिल्म हो, चाहे बासु चैटर्जी की फिल्म हो, चाहे बासु भट्टाचार्य की फिल्म हो, ऑडियंस वाज देयर फॉर एवरी काइंड ऑफ सिनेमा. अगर वो जाके गुड्डी देखते थे तो हमारा गुरु एंटनी भी मज़े लेते थे. तो लेकिन उन्हें पता था कि इसमें फ़र्क क्या है. गुड्डी और आनंद और बावर्ची और उस तरीके की फिल्मों को जो एक रिस्पेक्ट देना था, जो रिस्पेक्टफुली देखना था, सोच समझ के देखना था, वो भी उन्होंने किया. और मनमोहन देसाई की फिल्मों में जाके बहुत मज़े लेना, वो भी उन्होंने किया. तो दे वर अवेयर ऑफ द डिफरेंस. आज के ज़माने में के ऑडियंस में वो नहीं है, ना वो पेशेंस है, क्योंकि उस वक्त क्या है, कोई और मीडियम नहीं था. टेलीविज़न आया था, लेकिन टेलीविज़न पे कुछ फिल्में दिखाते थे ब्लैक एंड वाइट में, पुरानी फिल्में दिखाते थे, नई फिल्में नहीं. वीडियो जब से आने लगा, तो VHS वीडियो और फिर टेलीविज़न प्रीमियर्स और फिर अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वो सब जब आएगा तो बहुत सारे मीडियम आ गए, मीडिया आ गए. तो अब लोगों के पास चॉइस हो गया है, अब टॉलरेंस लेवल्स कम हो गए हैं. ऐसा नहीं कि संडे हो तो हमें एक फिल्म देखनी है थिएटर में, संडे हो तो हम मोबाइल पे भी देख लेंगे, हमारे होम थिएटर में भी देख लेंगे, कहीं भी देख लेंगे, आईपैड पे भी देख लेंगे. सो फिल्म का जो एक नॉवेल्टी था, फिल्म का जो एक वो फिल्म गोइंग एक्सपीरियंस जो था. अब भी मैं फिल्में बनाता हूँ तो बड़े स्क्रीन के लिए बनाता हूँ. मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि इवेंचुअली ये जाके एक छोटे आईपैड पे आएगा, वो बात की बात है. वो तो पहले भी था कि जब हम फिल्में बनाते थे तो बाद में टेलीविज़न में प्रीमियर होता था छोटे स्क्रीन पे. लेकिन छोटे पर्दे के लिए मैं कभी फिल्म नहीं बनाता हूँ, विजुलाइज नहीं करता हूँ. मैं हमेशा एक 70mm स्क्रीन के लिए या एक जो कहते हैं वाइड स्क्रीन के लिए मैं विजुलाइज करता हूँ. सो वो मज़ा जो है वो चला गया है. अब मीडियम ऑफ टेलीविज़न, द स्टाइल ऑफ टेलीविज़न, द स्टाइल ऑफ क्लोजअप्स, ये आ गया है. सो टेक्नोलॉजी ऑल्सो, जितना टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रहा है कि आप विजुअल इफेक्ट्स में आपने काफ़ी यू मेड अ बिग जंप इन VFX, यू मेड अ बिग जंप इन टेक्निकल थिंग्स, उतना ही सब्सटेंस स्टाइल आ गया है, सब्सटेंस कम हो गया है. उस वक्त टेक्निकली इतने ग्रेट नहीं थे वो फिल्में. अगर आप दीवार देखेंगे या त्रिशूल देखेंगे या कोई भी फिल्म देखेंगे, सिंपल फिल्म मेकिंग था वो. लेकिन लोग उस फिल्म मेकिंग नहीं देखते थे, वो सब्सटेंस क्या है वो देख. स्टाइल नहीं, सब्सटेंस क्या है, कहानी क्या है, अब कह रहे हैं फिल्म में, कैरेक्टर क्या बोल रहा है, मुझे इस कैरेक्टर से प्यार करना है या नफरत करना है, मोटिव क्या है. हाँ, मोटिव क्या है, वो देखते थे. आज देख रहे हैं कि ओ 300 हाथी आ गए हैं, 10 लोग हवा में उड़ रहे हैं, 1000 गाड़ियाँ एक्सप्लोड हो रही हैं, ये देख के लोग इम्प्रेस हो रहे हैं. सो सडनली वो जो, आई डोंट नो वेदर आई शुड से, वो जो टेस्ट है, जो सेरेब्रल इंटेलेक्ट या फिल्म एजुकेशन जो है, लिटरेसी है, वो बहुत कम हो गया है इस वक्त.
उस ज़माने में डेडिकेटेड थिएटर्स थे, जैसे आकाशवाणी थिएटर था बॉम्बे में, लोटस थिएटर था बॉम्बे में, जिसमें सिर्फ चुनी हुई फिल्में दिखाई देती थी। मृणाल सेन की फिल्में, ऋत्विक घटक की फिल्में, सत्यजीत रे, अडूर गोपाल कृष्णन, अरविंदन, इन सब की फिल्में दिखाई देता था, या गिरीश कासरवली, या अब्रॉड से भी जितने यूरोपियन फिल्म मेकर्स थे, जापानीज फिल्म मेकर्स थे, ऑल द मास्टर्स, उनकी फिल्में दिखाई देते हैं। और हमें पता था कि आपको अच्छी फिल्में देखनी है तो आपको आकाशवाणी में जाना है या लोटस में जाना है, आप फिल्म जाके फिल्म देखिए। अब मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, हमें ये उम्मीद थी कि 6-6 स्क्रीन्स हैं, कुछ में 14 स्क्रीन है, कि छोटा सा ऑडी जिसमें 100 सीट्स हो या 80 सीट्स हो, या ऐसी फिल्मों के लिए नहीं बुक किया जा सकता है कि कांट यू कीप सम स्क्रीन असाइड, कि जिसमें 100 रुपए की टिकट हो या 80 रुपए की टिकट हो, और उसके लिए ऑडियंस है। बिलीव मी, फिल्म फेस्टिवल्स में क्यों आपको सीटें नहीं मिलती हैं, कहाँ से आ जाती है ये ऑडियंस? क्योंकि दे आर हंग्री फॉर गुड सिनेमा, और एक ही मौका है उनको कि यार ये फिल्म फेस्टिवल में घुसो और ये फिल्में देख लो, क्योंकि बाद में ये फिल्में रिलीज नहीं होने वाली है। तो ऑडियंस है, लेकिन आप उस ऑडियंस को डेवलप करो, उस कल्चर को डेवलप करो, उस ऑडियंस को लिटरेट करो। अब ये स्टोरी टेलर मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। yes. मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, अच्छी फिल्में नहीं चलती है, आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, वर्ल्ड सिनेमा आप बोल लीजिए, क्लेम कर लीजिए, लेकिन कोई नहीं देखेगा आपकी फिल्में सिर्फ फेस्टिवल्स तक सीमित हैं। नो, द स्टोरी टेलर हैज डिस्प्रूव्ड दैट कि पीपल विल स्मोक आउट, स्मेल आउट, बिकॉज दे आर हंग्री फॉर गुड सिनेमा। सो वो एक ज़माना था जब टेक्नोलॉजी कम था और ऑडियंस टेस्ट वॉज बेटर, फिल्में बेहतर थी। और ये है जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्राइड्स ले चुकी है, ऑडियंस टेस्ट हैव फॉलन सो बैडली एंड फिल्म्स हैव नो सब्सटेंस लेफ्ट। या तो आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं या रीमेक कर रहे हैं, बट आप सोच नहीं रहे हैं नई नई चीज़ें। आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें कभी कहीं ना कहीं ऑडियंस की गलती है या फिर फिल्म मेकर की गलती, कि उसी तरीके से जो लोग परोस रहे हैं वो ऑडियंस खा रही है? मैं ज़्यादा ऑडियंस को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए, अगर आप बीमार पड़ गई हैं और डॉक्टर कहता है कि आप सिर्फ खिचड़ी खाइए या ये ओटमील खाइए या ये ब्लैंड खाइए, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अब जब तक आपकी बीमारी सही नहीं होती है, अब वही खाना पड़ेगा आपको, यू कांट चीट। तो ये बीमारी जो ऑडियंस को है कि इंटेलेक्चुअली दे डोंट वांट टू स्ट्रेच देमसेल्व्स, और आपको क्या परोसा जा रहा है? आपको मसाला, स्पाइसेस, हेवी चीज़ें, बहुत ही जो बोलते हैं कि थिका चीज़ें परोसा, और आप खा रहे हैं उसको, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नहीं। और जब स्टोरी टेलर आया, उन्होंने बोला अरे हमें शांति मिली, ऐसा लगा कि कोई कूल ब्रीज आ रहा है, कोई ठंडी हवा आ रही है, और हमें कुछ एक दूसरी दुनिया में ले जा रहा है। तो लोग वेट कर रहे हैं कि यार कुछ वैसा कुछ खाऊं जो हमें पसंद है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। तो इट इज़ द फिल्म मेकर्स फॉल्ट कि आपने ऑडियंस को ड्रग किया है, यू हैव ड्रग द ऑडियंस। और जब ड्रग का जो इफ़ेक्ट है उसे निकालना बहुत मुश्किल है। कितने दोस्त हैं मेरे जो सिगरेट पीते हैं, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें सिगरेट के हानिकार ये जो असर के बारे में बात करने की कोशिश की, हाँ कहते हैं, फिर जाके बाद में सिगरेट ही पीते हैं। तो वो उससे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टुडेज ऑडियंस इज ड्रग्ड, हाउ विल यू गिव देम एन एंटीडोट टू द ड्रग? How will you send them to a rehabilitation center? The only rehabilitation center is good, sensible cinema. और ये ओवरनाइट भी नहीं होगा ये कि आपने बना लिया 10 फिल्म तो सारा सिनेरियो बदल जाएगा। नहीं, यू हैव टू स्लोली डू इट, बिकॉज ड्रग का भी जो इफेक्ट है वो स्लोली ही उतरता है। आप तो काफ़ी सदियों से काम कर रहे हैं, तो आप कुछ एफर्ट्स डालेंगे? जैसे कि आपने अभी द स्टोरी टेलर निकाला, जो कि 2 साल पहले मूवी बन चुकी थी, लेकिन आप उसके बाद आप कुछ ऐसा अब भी ट्राई करेंगे चेंजेस लाने के लिए कि ऑडियंस को जिस तरीके का मूवी चाहिए उस तरीके का आप बनाओ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोशिश मैं 2009-2010 से मैंने शुरू की। मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए कुछ ऐसी फिल्में बनानी पड़ी जो हम मेन स्ट्रीम कहते हैं,
तो मेरी पहली फिल्म थी दिल विल प्यार गया। हालांकि As a director. उससे पहले मैंने एज अ डायरेक्टर उससे पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी घूंघट के पट खोल, Yes. जो दूरदर्शन में प्रीमियर हुआ। इट वाज टेलीविजन फिल्म बट इट वाज फॉर एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी। बिग स्क्रीन के लिए मेरी पहली फिल्म दिल विल प्यार गया थी, जिसमें आर डी बर्मन के गाने हमने यूज़ किए थे। पहली बार ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहाँ भी मैंने मेन स्ट्रीम नहीं किया था, एक एक्सपेरिमेंट का टच था। या फिर दिल मांगे मोर जो शाहिद कपूर की दूसरी फिल्म थी, या फिर अक्सर जो एक सस्पेंस फिल्म थी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट माई मोजो, दिस इज़ नॉट माई स्पेस। मैंने अपने आप को इंटरनेशनल मास्टर्स के जो वर्क्स थे, चाहे वो त्रूफा हो, वायदा हो, बर्गमन हो, टार्कोव्स्की हो या कुरोसावा, हमारे यहाँ सत्यजीत रे साहब, मृणाल सेन, अरविंदन, अगर गोपाल कृष्णन, इन सब लोगों के काम देख देख के मैंने अपने आप को सिनेमा एजुकेशन दिया था। तो मुझे लगा कि ये एजुकेशन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कुछ और कहीं और जा रहा हूँ। तो 2009 में 10 में मैंने एक फिल्म बनाई स्टेइंग अलाइव, जो 30 लाख में बनी। 2 कैरेक्टर्स थे, सौरभ शुक्ला साहब जिन्होंने गैंगस्टर का रोल किया और मैंने एक राइटर का रोल किया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनी कि एक राइटर जो है उसका तीसरा हार्ट अटैक हो चुका है और आईसीसीयू में है, हॉस्पिटल में। और ये गैंगस्टर जो उसका पहला हार्ट अटैक हुआ है और वो दूसरे बेड पे है। अब ये गैंगस्टर जो है मौत से डर रहा है और ये आदमी मौत पर हंस रहा है, क्योंकि 3 बार होकर भी मौत नहीं आई। तो ये जो इन दोनों का जो लाइफ एंड डेथ के बारे में जो एक्सचेंज था, उस फिल्म के साथ मैंने शुरू की। उसके बाद मैंने बनाई रेड अलर्ट, जो नक्सल्स के ऊपर थे। एक ट्रू कहानी थी, सुनील शेट्टी को लेके बनाया था। और ये हिंदुस्तान टाइम्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया था। एक आंध्रा फार्मर, एक किसान जो नक्सल के बीच में फंस गया था और पुलिस और नक्सल के बीच में फंस गया था, उसको पता नहीं किस तरफ जाना है, वो एक कहानी थी। उसके बाद मैंने बनाई मी संदुताई सबका, जो 4 नेशनल अवार्ड्स मिले मुझे उस फिल्म के लिए, वो भी ट्रू स्टोरी थी। गौर हरी दास्तान, जो गौर हरी दास पर जो एक फ्रीडम फाइटर था, उन्होंने अपनी पूरे जो बचपन जो है फ्रीडम फाइटिंग में बिताया गांधी जी के साथ, और उनकी पूरी ज़िंदगी एक फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट के लिए लड़ा हो। उसी देश के फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट जिस देश को उन्होंने आज़ाद बनाने में मदद की थी। फिर मैंने माई घाट, बिटर स्वीट, रफ बुक और डॉक्टर रकमाबाई, जो इंडिया की पहली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी, वो फिल्में बनाई। फिर अभी मैंने स्टोरी टेलर भी बनाया, और अब फुले, सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले के ऊपर कहानी फिल्म रेडी है, जो 11 अप्रैल को रिलीज़ होगी, ज्योतिबा फुले के बर्थ एनिवर्सरी पर। तो अगर आप देखें तो मैंने कुछ 14-15 फिल्में बनाई, जो मैं कह सकता हूँ कि फिल्म स्केप को बदलने की कोशिश है, और मुझे कोई मदद नहीं मिली। हर फिल्म के लिए मैं कम से कम 10 प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किया, सभी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन किसी ने बनाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई बनाने की, क्योंकि सब डर रहे थे कि रिटर्न्स कितने होंगे। ये तो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ की फिल्में बनाता है, हमें 100 करोड़ की फिल्में चाहिए जिस पे हम 200 करोड़ का रिटर्न्स बनाएं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि 100 करोड़ की फिल्म पर अगर 50 करोड़ का नुकसान होता है, और 2 करोड़ या 3 करोड़ की फिल्म पर अगर आपको 3 करोड़ भी मिलता है, तो ये प्रॉफिट है, परसेंटेज, दैट इज अ लॉस। बट हालांकि मेरी सारी फिल्में फाइनली जब बनी तो सारे पैसे तो रिकवर हो गए, किसी के लॉस नहीं हुए। बट मुझे फौरन कोई प्रोड्यूसर हाँ बोल के आता नहीं है ऑन बोर्ड, तो मेरी पूरी कोशिश हमेशा रहती है कि कुछ ऐसी फिल्में बनाए। स्टोरी टेलर भी कुछ 10 प्रोड्यूसर्स के पास गए होंगे। हाँ, परेश जी ने, जिस दिन परेश जी ने स्टोरी सुना, उन्होंने कहा हाँ। लेकिन मज़ेदार बात ये हुई और बहुत ही कॉमिकल बात हुई कि जब मैंने एक प्रोड्यूसर नंबर 1 को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बोला हाँ चलो आप इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर वो प्रोड्यूसर चला गया, दूसरा प्रोड्यूसर आया, उसको लेके गया। परेश जी ने बोला चलो आप ये प्रोड्यूसर को इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी। ऐसे अगर मैं 10 प्रोड्यूसर आपके पास ले गया हूँ, तो आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा, भरोसा होगा, आपको लगेगा कि ये आदमी तो इज जस्ट फेकिंग इट, यू नो। बट वो आदमी खड़ा रहा मेरे साथ, ही हैड द फेथ इन द सब्जेक्ट। एक्टर्स को फेथ है, बट प्रोड्यूसर्स को फेथ नहीं। तो ये सिनेरियो है।
तो मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही फिल्में बनाऊं जो इंडियन सिनेमा को एक वर्ल्ड लेवल पर ले जाए, क्योंकि जो मास्टर्स ने किया था वो मास्टर्स अभी नहीं रहे। न रे रहे, न मृणाल सेन, न ऋत्विक घटक, न तपन सिन्हा, अडूर गोपाल कृष्णन साहब अभी फिल्म नहीं बना रहे हैं, शाजी करुण साहब फिल्म नहीं बना रहे हैं, अरविंदन साहब नहीं रहे, गिरीश कासरावली नहीं फिल्म बना, श्याम बेनेगल साहब नहीं रहे, गोविंद निहलानी जी भी फिल्म बनाना बंद के, कौन रह गया है हमारे यहाँ मास्टर्स? कोई भी नहीं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन मास्टर से सीखे, इंस्पायर होकर हम ऐसी फिल्में बनाएं जो उन्होंने वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन दिलाया इंडिया को। हम यहाँ अभी ऐसी फिल्में बनाकर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में लेके जा रहे हैं, प्रीमियर कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड है, ये सॉन्ग एंड डांस का कल्चर है हमारा, ये कल्चर है हमारा बोल के आप दुनिया को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बहुत कुछ इनोवेटिव चीज़ जैसा है। लेकिन ये दैट इज़ नॉट सिनेमा, ये सर्कस को आप बेच रहे हो सिनेमा के नाम पे। सो वेयर इज़ द कल्चर, वेयर इज़ द ट्रेडिशन, वेयर इज़ द लिटरेचर जो हमारे इसमें है, आप उसको तो नहीं बना रहे हो। सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी फिल्में बनाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं जॉबलेस हूँ, मैं घर पे भी बैठूँ, लेकिन मैं अभी फॉर्मूला फिल्म्स नहीं बनाऊंगा। मैं अभी मेन स्ट्रीम उस तरीके से नहीं, मैं चाहूँगा कि हर फिल्म मेरी मेन स्ट्रीम हो, लोग आए देखें, क्योंकि ये स्टोरी टेलर का सक्सेस में से मुझे एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला है। आपको ऐसा लगता है कि अब सिर्फ लोग बजट के ही ऊपर ज़्यादा फोकस करें, कमर्शियल मूवी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, स्टोरी के ऊपर फोकस नहीं करें? क्योंकि अब ऐसा होता है कि तुम 100 करोड़ में कमा रहे हो, तुम्हारा सिर्फ एक एम रहता है कि 1000 करोड़ रुपए कमाए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर तुम अलग ही स्टोरी लेकर आते हो लोगों के सामने। तो ये सब एक रीज़न है सिर्फ बजट नहीं, ये गैम्बलिंग है, ये स्पेक्यूलेशन है। आप जिस तरीके से किसी घोड़े पर आप बेट करते हो कि हाँ वो घोड़ा है, वो 10 डर्बी जीता है, तो उस घोड़े पर आपका ये करो। अब आज ही एक लड़का एक बगैर नाम के घोड़े के, और वो लड़का ही वॉज एक्चुअली स्ट्रक विथ कैंसर, वो कैंसर से रिकवर करके वो आके उस घोड़े को जिताया कल डर्बी में। सो प्रूफ ये है कि आपको विश्वास नहीं है किसी और घोड़े पर, आप यू विल ओनली बेट ऑन द विनिंग हॉर्स, और आपको लगता है कि दैट हॉर्स विल विन, एंड दैट हॉर्स डजंट विन एंड यू लूज वेरी हेवीली। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपेंस, सो इतना स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है ये फिल्म मेकिंग। किसी को पता नहीं है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, किसी को मेकर को पता नहीं है कि उसको क्या चाहिए, किस तरीके की फिल्म बनाएं। सो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड थॉट, वो जब तक नहीं होगा आपके पास कि मुझे आई एम वेरी श्योर कि मैं यही बनाऊंगा, और इसमें भी मैं चुन चुन के बनाऊंगा। आप मुझे 10 बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स दे दो, मैं उसमें से सबसे अच्छा सब्जेक्ट ही चुनूंगा, मैं बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं। तो जब तक आप एक्सीलेंस के लिए आप ड्राइव नहीं करोगे, आप एब्सोल्यूट जो बोलते हैं, मैं परफेक्शन वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज परफेक्शन कहीं नहीं होता है, किसी चीज़ में नहीं होता है लाइफ में। वो इट इज़ अ स्टूपिड वर्ड जो कुछ लोग अपने लिए एक डिस्क्राइब करने के लिए, मीडिया हो या एक्टर्स हो, अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए रखें। परफेक्शन, मैं इम्परफेक्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, जो हम रियल लाइफ में हम बहुत ही इम्परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सिनेमा, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ सिनेमा। सो मेरे ख्याल से ये जो लोग समझते हैं कि अगर ये एक्टर होगा, ऐसा सब्जेक्ट होगा, ये होगा, सब्जेक्ट तो पूछते नहीं है, वो सिर्फ एक्टर और प्रोजेक्ट को देखते हैं। पीपल मेक प्रोजेक्ट्स, पीपल डोंट मेक सिनेमा, दैट इज द प्रॉब्लम। यस, आप इंडस्ट्री में किसको एकदम परफेक्ट कह सकते हैं? किसी को भी नहीं, मतलब नॉट मोर देन परफेक्ट, कुछ हद तक की, मतलब उन्हें लोगों को फॉलो करना चाहिए, उनकी मूवीज को लोगों को फॉलो करना चाहिए एज अ डायरेक्टर। बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे तरीके से करें, अच्छी किताबें पढ़ें, नॉलेज हासिल करें, इकट्ठा करें। उस कोशिश को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट नोबडी विल अचीव परफेक्शन। जैसे कि आपने कहा भी आपकी मूवी आने वाली सावित्री बाई फुले पर, और जब ये सिर्फ फुले, वो दोनों ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले, किसी ने ये नहीं बनाया इस कपल के ऊपर।
जैसे कि अभी बॉलीवुड में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर मूवीज़ बन रही है या फिर रीमेक, साउथ की रीमेक बन रही है या फिर किसी पर बायोग्राफी बन रही है जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि ये कौन है, लोग जानने के लिए ज़्यादा देखने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि और जिस तरीके की हिस्टोरिकल स्टोरी बताई जा रही है, लोग सेटिस्फाई नहीं है, मतलब कुछ अलग ही दिखाते हैं, मतलब वो लोग की रियल स्टोरी कुछ और थी और दिखा रहे कुछ और है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी जब कुछ साल पहले पद्मावत मूवी आई थी, उसके अगेंस्ट लोगों ने स्ट्राइक किया था कि ये तो था ही नहीं रियलिटी में, तुमने क्या दिखाया है, काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया। और उसके ही पहले ऐसे कई सारी मूवीज़ है जो रियल स्टोरी पर बेस्ड होकर बताती है लेकिन वो रियल नहीं रहता है, और बॉलीवुड सिर्फ सहारा ले रहा है कि लोग इसे देखने जाए कि कौन था, क्या हुआ था। इस पर आपने दो सवाल किए। यस। पहला सवाल ये था कि रीमेक्स जो हैं लोग साउथ की तरफ भागते हैं करते हैं, तो क्या है कि हम घर पे ना कभी इंडिपेंडेंटली हम अपना काम नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई रसोईया आए और हमारा खाना बनाए, कोई ये आए और हमारा झाड़ू कटका करे। हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। वही साइकोलॉजी है हमारे फिल्म मेकर्स की। वो सक्सेसफुल है, ले लो, रीमेक कर लो। रेडीमेड जो होता है, कॉपी आपको पेस्ट। सब रेडीमेड चाहिए। आपको यहाँ जो दिमाग है, ये दिमाग को अगर है तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि क्या है, जब दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना तो यहाँ बहुत दर्द होता है, सीवियर दर्द होता है, और आपको लगता है कि नहीं हो रहा है। और जब आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, वो वक्त है जब आपको उसे होने देना है। सो वो आप कोशिश नहीं करना चाहते, या तो आपके पास वो एबिलिटी है ही नहीं, जो ज़्यादातर वही है कि आप यू आर नॉट केपेबल ऑफ इट, एज सिंपल एज दैट। सो रीमेक्स, पहले हम क्या करते थे, हॉलीवुड फिल्म्स के रीमेक्स करते थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता था। जब हॉलीवुड वाले आके बैठ गए इधर और बोले कि या भैया ये लाइसेंस फीस दो, तो अनाउंस करने लगे ओरिजिनल रीमेक, ऑथराइज्ड रीमेक, जैसे बहुत ही ओरिजिनल फिल्म बना रहे हो, जैसे बहुत बहुत बड़ा काम आपने कर लिया कि ये ऑथराइज्ड रीमेक है। दूसरा सवाल जब आपने किया बायोपिक्स के ऊपर, बायोपिक्स एक गिमिक है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बायोपिक बनाऊंगा, रनर के ऊपर बनाऊंगा, बॉक्सर के ऊपर बनाऊंगा, क्रिकेटर के ऊपर बनाऊंगा, फेमस नेम्स हैं ये सब, या तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पे बनाऊंगा, ये इस पे उस पे, वो राजा, ये महाराजा, ये महारानी, और लोगों को ये करने की कोशिश करेंगे। ओह, लोग बोलते थे ना कि हम जब छोटे थे तो हम हमारे माँ बाप भी बोलते थे, अरे ये आ गया है रामचरितमानस, या रामायण आया है, या महाभारत है, जाके देखते हैं, क्योंकि वो बच्चों को दिखाना चाहते थे कि ये रामायण, ये महाभारत, ये उसी तरह से उनको लगता है कि लोग आके देख लेंगे, जो भी है एक्सेप्ट करके चले जाएंगे। लेकिन ये एक पूरा कॉन गेम है जो चल रहा है। एक फेमस आदमी को लेकर आप उसको, ये जो बॉलीवुड का फॉर्मूला है, या बॉलीवुड एक शब्द है जो मैं पसंद नहीं करता हूँ, जो एक तरीके का जो फॉर्मूला है, एक तरीके का जो एक हमने मसाला फिल्में बनाने में ये किया, माहिर हुए हैं हम, उसको उसमें ढाल के वो बायोपिक बोल के आप लोगों को परोस रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे चाइनीज़ डोसा, ये डोसा, वो डोसा, जो प्योर डोसा है बैटर के साथ जो डोसा बनाते हैं, वो दैट इज़ द ओरिजिनल डोसा। अभी आप उसमें मसाला डालते हैं, उसमें चाइनीज़ डालते हैं, उसमें वो डालते हैं, इतने सारे डोसे आ गए हैं। दिस इज़ एडल्टरेटेड सिनेमा, एग्जैजरेटेड एडल्टरेटेड सिनेमा। इट इज़ नॉट एन ऑनेस्ट बायोपिक। मेरे लिए ये बहुत, मैं कहता हूँ कि दिस इज़, ये पत्थर की लकीर है कि अगर मैं आपके ऊपर फिल्म बनाऊँ तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू यू, टू द सब्जेक्ट। मैं आपको डिस्टॉर्ट करके, मैं आपको एग्जैजरेट करके, मैं आपको ओवर द टॉप करके नहीं दिखा सकता। हाँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जब मैंने मीर सिंधुताई सबकाल बनाया, या डॉक्टर रत्नाबाई, या गौरहरि दास, ये तो डॉक्यूमेंट्री बनेगा। नहीं,
उनकी ज़िंदगी में इतना ड्रामा है कि आप उसको फेथफुली अगर ले आओ स्क्रीन पे तो इससे ज़्यादा ड्रामेटिक कुछ नहीं हो सकता है। उल्टा मी संदूता सबकाल का की ज़िंदगी इतना ड्रामेटिक है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें टोन डाउन करना पड़ा, जो यहाँ हम लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं कुछ फिल्मों में कि ट्रेन के ऊपर दुपट्टा लहरा के दौड़ रहा है जो हमारा स्प्रिंटर है, वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटर, वो वैसा नहीं है। मुझे टोन डाउन करना पड़ा, वरना लोगों को लगेगा कि मैंने आई मेड दिस अप, यू नो, मैं ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा हूँ लोगों को। सो वो कहते हैं ना कि फैक्ट इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। आप फैक्ट्स की तरफ देखो, इट इज़ ड्रामेटिक इनफ, और आप में हिम्मत और आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए कि उसको उसी तरह से डिपिक्ट करो। हाँ, आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उसको कैसे ड्रामेटाइज करते हैं into a film, how you visualize it into a film, how do you write a screenplay out of it, that is the trick. रीमेक से याद आया कि आपने भी कहा था कि आपका एक सीरियल था, टेलीविजन सीरियल, जिसे रीमेक किया गया है और अब काफ़ी फेम बटोर है, उसका नाम है लापता लेडीज़। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं रीमेक तो नहीं कहूँगा, एक इंस्पिरेशन तो ज़रूर है उसमें। क्या है, जब आप भगत सिंह पे फिल्म बना रहे हो और किसी और ने भी अनाउंस कर लिया और किसी और ने भी अनाउंस कर लिया, तो मैं समझता हूँ, क्योंकि भगत सिंह तो एक बहुत ही फेमस पेट्रियट था, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोचे कि मैं भी बनाऊँगा, मैं भी बनाऊँगा, मैं भी बनाऊँगा। जब कहानी ये हो कि दो लोगों की शादी हो जाती है एक गांव में, और वो स्टेशन पे आते हैं अपनी बीवियों को लेकर घूंघट में, और स्टेशन पे बहुत सारा भीड़ है, और जब ट्रेन आती है तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बीवियां एक्सचेंज हो जाती हैं। आपको पता नहीं है इसके बारे में। जब आप शहर आते हो अपने घर पे तो आपको पता चलता है कि अरे ये क्या हुआ। उसके बाद अपनी बीवी और अपने हस्बैंड को, शौहर को ढूंढने की कोशिश करते हो। उसके बाद जब फोटोग्राफ देखते हो शादी की और देखते हो कि अरे ये तो घूंघट में है, तो कैसे पहचानेंगे हम इस लड़की को। ये सब आपने अगर सोचा हो, जैसे मैंने ही सोचा है, तो आप शायद मेरे मिरर हो, आईना हो, या कुछ मेरा ड्यूप्लिकेट हो, या कुछ जो बोलते हैं ना कि सिमिलर क्रिएशंस हो, इट्स टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। और अगर आप उतना भी नहीं कि आप यू रीच आउट एंड से कि देखो ऐसा नहीं है, हमने एक्चुअली ऐसा सोचा है और ये हुआ है और ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, लेट्स लाफ इट आउट, तो मैं भी मान लेता उसको। yes. लेकिन किसी की इतनी भी कर्टिसी नहीं थी कि अरे ये क्या बोल रहा है ये, व्हाई इज अनंत महादेवन सेइंग दैट दिस फिल्म इज अ कॉपी ऑफ घूंघट के पट खोल, कम हियर, टॉक टू मी। वो भी नहीं है। या तो उनको लगता है कि ये तो कोई इम्पोर्टेंट आदमी है ही नहीं, व्हाई गिव हिम इम्पोर्टेंस, या तो उनको लगता है कि अरे वील बी प्रूव्ड रॉन्ग, ये आधी फिल्म तो सेम है, बाकी हमने जो करना है हमने उधर से उठा के हमने कर लिया, वो तो कोई भी करेगा। जैसे एक फिल्म बनी थी माई सैसी गर्ल। अब माई सैसी गर्ल मैं बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म बनी उससे, लेंथ उतना ही था कि अगर हिंदी फिल्म बनी तो वो सिर्फ इंटरवल तक बन सकती है, तो इंटरवल तक माई सैसी गर्ल था। इंटरवल के बाद वो दूसरी फिल्म बनी पंजाब में जाके, लवर्स के ऊपर, वो जो दो पेयर था। तो इट इज़ अ कॉपी, इट इज़ एन इंस्पिरेशन। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। अब आई एम नॉट द टाइप कि मैं इसके पॉइंट को उठाऊँ, केस करूँ, ये करूँ। आई लाफ इट ऑफ। सर वेरी गुड यार। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने और बहुत बड़े डायरेक्टर ने ये सोचा कि मेरी जो फिल्म है वो रीमेक करने के लायक है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी एक वो रॉयल्टी रहता है, नाम रहता है, जो कि देना रहता है, सबसे बुरा लगता है। अगर सारे रॉयल्टीज़ इस इंडस्ट्री में अगर सबको सही तरीके से मिले, जो स्क्रिप्ट्स मैंने लिखे हैं, जो फिल्में मैंने बनाई है, या जो गाने कुछ लोगों ने गाया है या लिखा है, उनको सबको सही तरीके से रॉयल्टीज़ मिले, तो एवरीबॉडी वुड बी हैप्पी। एंड अगर आर्टिस्ट की बात करें, जिन्होंने जो प्रोड्यूसर है लापता लेडीज़ के, आमिर खान सर, अभी आमिर खान की बात करें या शाहरुख खान की बात करें, वो लोग एक मोमेंट के लिए अब रुक गए। शाहरुख खान बीच में रुक गए थे, उन्होंने कहा था कि उनकी 2-3 फिल्में नहीं चली थी, तो अभी वो थोड़ा ब्रेक लेंगे। अब कुछ साल बाद आए जवान पठान मूवी लेकर,
लाल सिंह चड्ढा पिट गई, मतलब बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली वो भी, हालांकि वो भी रीमेक थी हॉलीवुड मूवी की। तो ऐसे आर्टिस्ट अब आ गए कि अगर उनकी मूवी ऑडियंस नहीं देख रही है, अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डिपेंड हो रहे हैं, बोल दो कि अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है तो हम मूवी नहीं बनाएंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है? लेकिन अगर पुराने ज़माने की बात करें तो अमिताभ बच्चन सर हो गए, कई सारे, उनकी भी कई मूवीज़ ऐसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नहीं काम की थी, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू किए और उस पड़ाव तक पहुँचे कि लोग उन्हें प्यार करने लगे। लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन ने किस डायरेक्टर के साथ मैक्सिमम फिल्में की हैं आपको पता है? ऋषिकेश मुखर्जी के साथ 10 या 11 फिल्में की हैं। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के साथ इतनी फिल्में नहीं की, या दूसरे पॉपुलर डायरेक्टर्स के साथ नहीं की। उनका जो सेंसिबिलिटी था, उनका स्क्रिप्ट सेंस था। राजेश खन्ना ने क्या किया? आनंद किया, बावर्ची किया, आविष्कार, जो एक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म थी, बिल्कुल पॉपुलर फिल्म नहीं थी। ये ऑन एट द टॉप ऑफ देयर कैरियर्स उन्होंने किया। आज के जितने पॉपुलर एक्टर्स हैं, जो रेज हो गए हैं, स्टार्स हो गए हैं, इनकी जगह ली है, उनसे आप कह के देखिए कि मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, घबरा जाएंगे, नहीं मैं चांस नहीं लेना रिस्क नहीं लेना। रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। सो दिस इज़ देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स क्रिएटिविटी। आप यहाँ है सिर्फ पॉपुलैरिटी और कमर्शियल सक्सेस के लिए, और किसी के लिए नहीं है। तो फिर आप सिनेमा के आड़ में मत रहिए। आप ये मत कहिए कि आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ सिनेमा पर्सन। एक कैमरा और फिल्म या डिजिटल ये डाल के आप अगर कुछ शूट करते हैं तो वो फिल्म नहीं बनती है। वो तो कोई भी कर सकता है, आजकल तो वो सब लोग बनाते हैं, सब फिल्म मेकर्स हो गए हैं, सब फिल्म क्रिटिक्स भी हो गए हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। जो जेन्युइन थे एक ज़माने में, वो ज़माना गया, गुजर गया वो ज़माना, ऐसा ऐसा। इवन दे डोंट नीड नाउ प्रोड्यूसर, वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं मूवीज। वो तो ये है कि हम इतने पॉपुलर हैं, हमारा जो स्टॉक है इतना हाई है कि मैं किसी और के साथ क्यों बांटूं, क्यों शेयर करूं। वो सही बात है, दैट इज़ गुड बिजनेस सेंस। राज कपूर साहब ने ये कहा था आफ्टर ही मेड आग, उनकी पहली फिल्म थी बरसात, जब उन्होंने शुरू किया आर के फिल्म्स के बैनर में, उन्होंने कहा कि अ गुड डायरेक्टर हैज़ टू बी हिज ओन प्रोड्यूसर। I don't want to depend on someone else. I don't want someone else to tell me what to do. I will tell myself what to do. अगर hit है तो I'll take the credit. अगर flop है तो I'll take the discredit. So एक तरीके से to be your own producer, director is very good. You know. So that's not a problem. But the thing is that आप बना क्या रहे हो? How are you selling yourself? You're selling yourself to the lowest common denominator. You don't want the highest denominator because आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि डिसऑनेस्टी इज़ द नेम ऑफ द गेम, कि आप एक बहुत ही जो पाक शब्द है सिनेमा, उसको लेके आपने नापाक कर दिया। आप कभी नहीं चाहे आप भी अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस ओपन करो? मेरा अनंत महादेवन फिल्म्स है, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना रहा हूँ, और मैंने एक मराठी फिल्म में भी को प्रोड्यूसर था जिसका नाम है इट्स टाइम टू गो, अतावेल जाली, जिसमें दिलीप प्रभावलकर साहब और रोहिणी हतंगड़ी जी हैं, और एक बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट पे है। वो एक कपल बॉम्बे में रहते हैं जो बहुत ही हेल्दी थे, तंदुरुस्त थे, और उन्होंने कहा प्रेसिडेंट से कि हमें जाने की इजाज़त दीजिए, हम समाज पर बोझ बन रहे हैं, हम वो अस्पताल के बिस्तर नहीं लेना चाहते तो किसी और को की ज़रूरत है। तो एक लॉ बनाइए जो एक्टिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया तो है ही, मर्सी किलिंग जो है कि आप वेंटिलेटर पे हो, आपके ऊपर ट्यूब्स हो, तो बोल रहे यार इसे जाने दो, और आप ट्यूब निकालते हो। लेकिन जब मैं हेल्दी हूँ, मैं क्यों उस लेवल तक पहुँचूँ जहाँ मुझे बिस्तर पकड़ना पड़े और मुझे सफ़र करना पड़े। तो मेक एक्टिव यूथेनेसिया लीगल,
हालांकि वो नहीं हो सकता है, बहुत सारे ये है। तो वो स्टोरी है इस कपल की जो फाइट करते हैं उसके लिए। अब इस तरह की कहानी जो है, जब मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया, एक टेस्ट ऑडियंस किया, कुछ यूथ यंग लोग जो हैं, जवान लोग आके बोले हाँ यार हमने सोचा ही नहीं था, अब ये सोचने पर मजबूर किया है हमें। और डिस्ट्रीब्यूटर्स का डर है कि नहीं 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 नहीं, ये तो डेथ पर ऊपर फिल्म है, ये नहीं चलेगी। तो इतना ही रीडिंग है इन लोगों का ऑडियंस का, जो क्लेम करते हैं कि हम ऑडियंस टेस्ट को जानते हैं, ये चलेगी ये नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं जानता है। क्योंकि मैं एब्सोल्युटली ऑन हैंड एक्सपीरियंस है मेरा लोगों से पूछ कर, और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों के लिए, बट दे डोंट लिसन। सो दिस इज़ द डिफ़िकल्टी वी हैव एज अ फिल्म मेकर। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि अगर स्टार है, बड़ा स्टार है, लोग मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना फ्लॉप होते हैं। आपको लगता है कि फेम के वजह से ही मूवी हिट हो सकती है? नहीं, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, नहीं तो आप एक ऐसा एक फोटोग्राफ रखिए स्क्रीन पे, मैं बहुत फेमस हूँ, लोग आके 2 घंटे तक बैठ के जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, और वो बहुत डिसअपॉइंट भी होते हैं। फ़ैन क्लब्स भी बहुत डिसअपॉइंट होते हैं जब उनका चहीता सितारा जो है, यू नो, इज द मोस्ट फेवरेट स्टार, दे डोंट गिव। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, साउथ में भी है, इधर भी है, मैं नाम नहीं गिनना चाहता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ बैड सिनेमा, बैड फिल्म्स, disappointing films, those films have not run. So naturally it has nothing to do with fame. Fame वहाँ तक है जब ऑडियंस आती है देखने के लिए, और वो फेम तब ख़त्म हो जाती है तो दूसरे दिन ऑडियंस चली जाती है वापस, या आती ही नहीं है। सो यू हैव टू मेक गुड प्रोडक्ट्स। आप ये नहीं कहते हैं कि मैं वर्ल्ड फेमस ब्रांड हूँ और मैं कुछ कोयले के साथ बना के बेच रहा हूँ, कोई नहीं खरीदेगा। चांदनी अभी री रिलीज़ हुई थी, चांदनी मूवी, आपका भी सहयोग है उसमें, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी यहाँ हालांकि ऋषि कपूर सर भी नहीं है, श्रीदेवी मैम भी नहीं है, विनोद खन्ना साहब भी नहीं है, यस, यश जी भी नहीं है। तो चांदनी मेरी एक अर्लीस्ट फिल्म्स में से थी। मैंने एक छोटा सा रोल किया था उनकी फिल्म विजय में, यश जी के। तो उन्होंने कहा कि चांदनी में एक अच्छा रोल लेता हूँ। तो विनोद खन्ना साहब, ऋषि कपूर, वहीदा रहमान जी, यश जी ऑफ कोर्स, श्रीदेवी के साथ काफ़ी बातचीत हुई है। सब तमिल में बातचीत हुई क्योंकि हम दोनों तमिल जानते हैं। सो वेरी गुड मेमोरीज, बहुत अच्छे गाने, म्यूज़िक वाज वेरी गुड। और ऑफ कोर्स इट वाज अ ट्रायंगल ड्रामा, बट यश जी का जो स्टाइल है, स्टार्स और लोकेशंस और म्यूज़िक और ड्रामा को जो जिस तरीके से वो मिक्स करते हैं, उनकी सारी फिल्मों में किया है, दीवार में किया है, त्रिशूल में किया है, चांदनी में। सो ही वाज मास्टर एट दैट। सो यस, मेरी अर्ली 90s में ये फिल्म, इस फिल्म में मैंने काम किया, और वो दिन कैसे भूल सकते हैं, स्टार्टिंग ईयर्स। मैंने आपको लगता है कि उनकी लेगेसी, उनके जो अभी है रणबीर कपूर है या फिर जानवी कपूर है, उसी तरीके से ले जा पा रही है जिस तरीके से वो थे? वो लोग लीजेंड थे, लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। ऋषि कपूर बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर थे, बहुत ही नेचुरल एक्टर थे, और ऑफ कोर्स पृथ्वीराज साहब, राज साहब, वो एक जीन्स में ही थे। और मुझे लगता है कि रणबीर कपूर हैज़ ऑल्सो गॉट द सेम टैलेंट। ही इज़ वेरी वेरी गुड। उनको सही सब्जेक्ट्स मिलनी चाहिए, सही डायरेक्टर्स मिलने चाहिए, ही कैन बी एक्सेलेंट, यू नो। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे ज़माने में काम कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे काम कर रहे हैं, जो उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के वक्त जो फिल्में मिली उनको, जिस तरीके से सब्जेक्ट्स मिले, वो नहीं मिल रहा है उनको। सो आई वुड से दैट इट इज़ टैलेंट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, टैलेंट वेटिंग टू एक्सप्लोड, बट टैलेंट नॉट बीइंग, यू नो, टैलेंट पीछे जा रहा है, not being exploited. Yeah. एंड व्हाट अबाउट जानवी एंड खुशी? Sridevi was a different league altogether. I don't think anyone can match her. इवन अगर बात करें श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जैसे कई सारे वुमेन ओरिएंटेड वुमेन थी जो काफ़ी राज की है। अब इधर देखा जा रहा है कि ऐसे झगड़ा हो रहा है कि नहीं वुमेन ओरिएंटेड चाहिए, मतलब वो दिखाया जा रहा है, तुम ज़बरदस्ती मतलब थोप रहे हो कि हम वुमेन हैं, हम वुमेन आर्टिस्ट हैं, तो हमें भी वो सब चीज़ करना है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? क्योंकि अगर
बात करें श्रीदेवी, हेमा मालिनी, इन्हें लोगों ने खुद से एक्सेप्ट किया था, किसी ने थोपा नहीं था कि हमें प्यार करो, हमें फॉलो करो, ये सब। और अब ऐसा कंपटीशन देखा जा रहा है कि वो चीज़ हो रही है कि नहीं, हम आगे हैं, हम आगे हैं, हम आगे, ऐसा। दिस इज द बेन ऑफ टेक्नोलॉजी, हम कह सकते हैं, यू नो, कि जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उतना ही उसके जो इल इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। और जब तक आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स नहीं हैं, जब तक मीडिया आपको हाइप नहीं करती है, जब तक ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, आपको लगता है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आपकी कोई जो ये है आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। सो दिस हैज़ बिकम अ रैट रेस, दिस हैज़ बिकम अ डर्टी कमर्शियल गेम। आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, इनसिक्योरिटी। आपको लगता है कि अरे उसके तो इतने सारे आर्टिकल्स आ गए, मेरा तो नहीं आया है, मेरे बारे में कोई जानता ही नहीं होगा। वो डर, वो इनसिक्योरिटी, वो फियर से आप कुछ भी, यू नो, देन यू टेक अ डेस्परेट स्टेप, यू डू समथिंग विच इज़ वेरी स्टूपिड। तो अभी मुझे पता है कि एक मॉर्निंग जो मैगजीन सेक्शंस हैं उसमें इन सबके पीआर ने, पब्लिक रिलेशंस पीपल ने कुछ 11 या 12 इंसर्शंस बुक करके रखे हैं पूरे साल के। आप एक अमाउंट देते हो, मेरे इतने इंसर्शंस चाहिए उसमें। ये पुराने ज़माने में होता था जब मैगजीन्स में, या इलस्ट्रेटेड वीकली हो या फिल्म फेयर या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कि व्हेन एजेंसी यूज्ड टू टेक बुकिंग्स ऑफ एडवर्टिजमेंट्स, कि हमको साल में 12 इंसर्शंस चाहिए, वील टेल यू द डेट्स एंड वी आर, सो यू गिव मी अ डिस्काउंटेड रेट। वी आर, दिस इज लाइक एडवर्टाइजिंग। आप अपने आप को मार्केट में, बाजार में लेके आ रहे हो, यू आर एडवर्टाइजिंग योर सेल्फ, यू आर सेलिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट टेलिंग पीपल कि आप कितने मेरिटोरियस हो, कितने टैलेंटेड हो। तो आपको लिटरली बाजार में उतरना पड़ रहा है, लिटरली सेलिंग योर सेल्फ, नॉट गिविंग देम अ प्रूफ ऑफ लुक व्हाट आई एम, यू नो। सो इट्स अ सैड कमेंट्री। आपको क्या लगता है पीआर कितना सिनेमा चेंज कर रही है, कितना ऑडियंस चेंज कर रही है, पीआर का कितना हाथ है? पीआर बहुत कोशिश करता है कि लोगों तक ये अवेयरनेस लाए कि ये फिल्म आ रही है, ये एक्ट्रेस ऐसी है, एक्ट्रेस है, उसने ये कर दिया, देखो ये कंट्रोवर्सी के लिए आके फिल्म देखो, ये इसके लिए देखो, उसके लिए देखो। मुझे बहुत डेस्परेशन लगता है इन लोगों में कि एवरीबॉडी इज डेस्परेट, डू इट समहाउ, नहीं तो द एक्ट्रेस विल फायर मी, डू इट समहाउ, नहीं तो द एक्टर विल फायर मी, डू इट समहाउ, नहीं तो द स्टूडियो विल से नो सो वी आर नॉट पेइंग यू योर फीस। ये किस डर में और किस इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं सब अपने। वो स्टूडियो वाला सोचता है कि अगर ये फिल्म नहीं चलेगी तो मेरी नौकरी तो गई, वो कोई और सोच रहा है, कुछ और सोच रहा है। हम सब क्या डर डर के जिएंगे? हम तो मौत से नहीं डरते, हम इससे डर रहे हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये दिस इज सम काइंड ऑफ अ जोक, अ ब्लैक ह्यूमर। अब आप मूवी बना रहे हैं, अब आप फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, आपको कितना चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत आज की जनरेशन? बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि फंडिंग में तो बहुत चैलेंज आएंगे, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरीके की फिल्म बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, इसका क्या होगा। और जो जितने लोग आए, ये 15 फिल्में जो बोलते दिलदार लोग आए, तो उनको बाद में पता नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। सपोर्ट तो किया मॉनिटरली, डिस्ट्रीब्यूशन में तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सो दैट इज़ दैट। एंड ऑफ कोर्स मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई सब्जेक्ट उतना अच्छा हो, जैसे मैं परेश जी के पास गया, सतीश रे की कहानी लेकर, कोई मना नहीं कर सकता। कल को अगर शाहरुख या ऐसे कोई बड़े एक्टर के लायक अगर मैं कुछ ले जाऊं कि मुझे पता है कि वो मना नहीं कर सकता, मैं उस लेवल की चीज़ में ले जाऊंगा। मैं सिर्फ उनको, उनके साथ काम करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा उनको साइन करने के लिए। मैं जाके बताऊंगा कि ये है, अब ना बोल दीजिए, अब हाँ नहीं, अब ना बोल दीजिए। और वो उतनी अच्छी कहानी या उतना अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वो मना नहीं करेगा। सो मेरे लिए वो एक चैलेंज है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट वेदर एन एक्टर विल डू माई फिल्म और नॉट डू माई फिल्म। आई एम वरीड अबाउट वेदर आई एम गुड इनफ फॉर दैट एक्टर। अब भी आपको मतलब इच्छा है कि आप उनके साथ काम करो, आज की जनरेशन के आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा आप किसके साथ काम करना है, या फिर आप उनके लिए एक स्टोरी लिख सकते हो कि ये इन पर सूट करता है? आज के ज़माने में सी राजकुमार राव इज़ अ वेरी
sensible actor, very nice actor. I'd like to work with him. Vicky Kaushal is a very hard-working actor. I'd like to work with him. और भी कुछ अच्छे एक्टर्स हैं जो उतने वेल नोन नहीं हैं, बट दे आर वेरी वेरी गुड एक्टर्स. सो I'd like to work. जैसे मैंने अभी एक एक्टर मैंने नहीं डिस्कवर किया, हंसल साहब ने डिस्कवर किया, हंसल मेहता साहब ने, आदित्य रावल. आदित्य रावल परेश रावल का बेटा है. नाउ अकॉर्डिंग टू मी इज एन नेक्स्ट स्टार, अगर आप उसको अच्छी तरीके से सही फिल्में दो तो. सो उस तरीके का मैंने शाहिद के बारे में भी कहा था लोगों से कि ही इज द नेक्स्ट स्टार, गो फॉर इट, यू नो. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एक्चुअली सीइंग द एबिलिटी ऑफ एन एक्टर और नॉट द नेम ऑन द फेम और द पोजिशनिंग ऑफ एन एक्टर. सो उस तरीके से आई मीन दीज आर द नेम्स आई थिंक आई वुड लाइक टू वर्क विद. शाहिद की बात करें तो उस टाइम पे भी ऐसा कई चीज़ें उनके साथ हुई थी, उनको पीछे करने की कोशिश की गई थी. और अभी उन्होंने एक रिसेंटली इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्हें वो संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहे थे, उनके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ था कि उनको इग्नोर किया गया था. तो अभी भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उस वक्त भी, दिल मांगे मोर के वक्त भी उस फिल्म को जितना रन डाउन करने की कोशिश की कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, द प्रेस पीपल, द ट्रेड पीपल इन पर्टिकुलर, सम एग्जिबिटर्स ऑल्सो, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि उनको लगा कि शायद इज बिकम अ थ्रेट नाउ टू द स्टार्स, बिकॉज बिजली की तरह नाचता है, इज अ वेरी गुड एक्टर, सब कुछ है, तो इसको आगे नहीं बढ़ाए. तो बिकॉज ऑफ दैट दे डैमेज द फिल्म. सो उस वक्त से मुझे वो जो एंटेगनिज्म था, वो जो एक तरीके से प्रोफेशनल एनवी था, वो मैंने महसूस किया. मतलब किस स्टार को ज़्यादा डर था, मतलब कि वो उस वक्त जितने लोग रेन कर रहे थे उन सबको ये था कि वो, आई बिलीव जब ऋतिक रोशन भी आया था तब भी ऐसा कुछ मूवमेंट था कि भैया इसको आगे मत आने देना, ही इज अ थ्रेट. यहाँ इवन एज अ डायरेक्टर बहुत सारे लोगों को आई एम अ थ्रेट, बिकॉज उनको लगता है कि ये इनको अगर हम अलाउ करेंगे, इनको अगर हम फुटेज देंगे, इनको अगर हम पब्लिसिटी देंगे, ये कुछ ऐसा बनाएगा जो विच कैन बी बेटर देन आवर्स. आपने पॉपुलर सिनेमा की बात की, मैं ऑफिट सिनेमा के जो पायनियर्स हैं, सो कॉल्ड पायनियर्स, जो मेसायाज हैं हमारे यहाँ, उनका भी एक बहुत बड़ा क्लिक है, उनका भी एक बहुत बड़ा गैंग है जो मुझ जैसे लोगों को बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते. आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू कम फॉर अ विम वेंडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस. वो मुझे नहीं बुलाएंगे, उनके जो 5-10 लोग हैं वही फिल्म मेकर्स हैं, मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ. जैसे कि क्यों नाम दो, आपको तो पता है, सबको पता है, 10 लोग ही तो हैं. यस, जो हमारे सिंबल्स ऑफ फिल्म मेकिंग है, जो महाराजाज ऑफ फिल्म मेकिंग है. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. तो इस आदमी की फिल्मों को आगे नहीं बढ़ाओ, इस आदमी की फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूशन मत करवाओ, इस आदमी को यहाँ सब मत बुलाओ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में. मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रीमियर में बुलाओ मुझे, मैं पार्टीज़ में नहीं जाता, मैं कोई प्रीमियर में नहीं जाता. जब विम वेंडर्स जैसे फिल्म मेकर्स आते हैं या कोई रेट्रोस्पेक्टिव होता है कोई ग्रेट फिल्म मेकर का, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मुझे इनविटेशन दिया जाए. तब के ज़माने में अगर नेपोटिज्म की बात करें, ऋषि कपूर सर हो गए, ऐसा कई सारे लोग थे जो उस मतलब ऑडियंस ने उनको काफ़ी प्यार दिया क्योंकि उनका एक्टिंग काफ़ी अच्छा था, उन्हें लोगों ने प्यार दिया, उनकी मूवी अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी थी. लेकिन अब की बात करें तो लोग उसके अगेंस्ट हो रहे हैं. लोग बोल रहे कि ये लोग लेगेसी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ज़बरदस्ती इन्हें कास्ट किया जा रहा है. अगर अभी नादानिया की बात करें, खुशी कपूर, जुनैद खान, दोनों को मतलब अगर कमेंट सेक्शन में देखें तो लोग पसंद नहीं कर रहे, उनकी मूवी नहीं पसंद कर रहे, उनकी एक्टिंग नहीं पसंद कर रहे, और जो अच्छे स्टार्स हैं वो पीछे रह जा रहे हैं. जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो उन्हें भी काफ़ी ऐसे पीछे किया गया कि मतलब वो नहीं इतना आगे आ पाए, और कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ. और आप भी देख रहे क्या से कुछ नहीं, उस ज़माने में देखो आप ऋषि कपूर को ले लो या ऋतिक रोशन को ले लो, ये सब अच्छे एक्टर्स थे. आप नेपोटिज्म नहीं कह सकते. Yes. अगर इतने अच्छे एक्टर्स नेपोटिज्म की वजह से उनको आगे नहीं बढ़ाया जाए तो वो हानिकारक होगा सिनेमा के लिए. यू हैव लॉस्ट आउट ऑन गुड एक्टर्स. या अभय देओल हो या अभिषेक बच्चन, दीज आर गुड एक्टर्स. इसको आप नेपोटिज्म नहीं कह सकते. लेकिन जब चाहे वो क्रिकेट हो, जो बहुत सारे फेमस क्रिकेटर्स के जो बेटे हैं, या चाहे वो अभी फिल्म मेकर्स या फिल्म हीरोज या एक्टर्स के बेटे बेटियां हों, इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड, एज सिंपल एज दैट. अब
अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो क्वालिफाइड हैं वो बहुत कम है, एक इक्का दुक्का है या कोई नहीं है, और जो नॉन क्वालिफाइड है वो बहुत सारे आ रहे हैं। तो हमने उसको नेपोटिज्म का एक लेबल दे दिया कि यार ये आप ऐसे लोगों को क्यों अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, यू नो। आप लेकिन आप कुछ उसका कर नहीं सकते, क्योंकि अगर बिजनेस भी देखा जाए तो एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, बट इफ यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर एंड इफ यू आर नॉट अ गुड इंजीनियर, द पेशेंट्स और द कॉन्ट्रैक्टर्स विल नॉट कम टू यू। सो सिमिलरली यू डोंट गो टू देम। आई मीन इसमें वो हेट वाली बात या वो कैंपेन वाली बात का कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज वेरी क्लियर कि एक इसको एक्टिंग का ए नहीं आता है, forget it, don't see his films. But then उतने ही उल्टा पिछले जमाने में था जब we had great actors like ऋषि कपूर, son of Raj Kapoor, ऋतिक रोशन, son of राकेश रोशन, या अभिषेक बच्चन, son of Mr. अमिताभ बच्चन। He is a very good actor, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले उनको, वो दूसरी बात है। So you work with B.R. चोपड़ा सर, जी उनके बारे में जानना चाहूँगी मैं, किस प्रकार के वो डायरेक्टर, क्योंकि उनका जो महाभारत है आज भी लोग देख रहे हैं, लोग पसंद करें, वैसा अब तक कोई बना ही नहीं पाया है। नहीं, आप वो मूवी मुगल्स की बात कर रहे हैं, B.R. चोपड़ा, रामानंद सागर, प्रमोद चक्रवर्ती, ये अपना बप्पी सोनी हो या नासिर हुसैन हो, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, ये सब मूवी मुगल्स थे उस ज़माने में। ईच वन हैड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, और बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन सब में था। शक्ति सामंता, जीपी सिप्पी, और एक बैनर भी था उनका, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स। अब यूनिटी तो रहा नहीं। अब तो B.R. चोपड़ा साहब के साथ आई मीन मैं तो बच्चा था उनके ग्रुप में, उनके महान महान राइटर्स बैठे हुए थे, अपना सतीश भटनागर साहब, गोविंद मुनीर साहब, डॉक्टर राई मासूम रजा साहब, सब लोग बैठे थे। उस बीच में मुझे बिठाया गया, क्योंकि उनका एक टीम था जिसको बोलते थे कि B.R. फिल्म्स राइटिंग डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट, और एक सीरियल हम कर रहे थे कानून। वो उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी कानून पहले, अशोक कुमार राजेंद्र कुमार को लेकर। तो एक सीरियल बना रहे थे हम कानून, और रवि चोपड़ा साहब डायरेक्ट कर रहे थे उसको। तो उसमें जो ह्यूमर एलिमेंट उनको चाहिए था, वो डालने के लिए, एलिमेंट के लिए मुझे उस टीम में इंडक्ट किया गया। तो वो देख रहा था मैं कि एक्सपीरियंस जो था, रिचनेस जो था, कितने कितने लोगों के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो अशोक कुमार साहब हो या शशि कपूर या धर्मेंद्र या अपना दिलीप कुमार साहब, सबके साथ उन्होंने, वैजयंती माला, मधुबाला, सबके साथ काम किया उन्होंने। तो उनको देखते हुए आपको लगता है कि ये एक ऐसा एक फॉर्म है जिन्होंने सिनेमा के एरा इतने बड़े लोगों के साथ काम किया, इतने लंबे सफ़र तय किया उन्होंने। उनका भाई यश जी हैं। तो यू जस्ट, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। आप जैसे बोलते हो ना कि सावित्री बाई फुले इंस्टीट्यूट, आप जाके सावित्री बाई, दैट इंस्पिरेशन यू गेट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। तो B.R. चोपड़ा वॉज एन इंस्पिरेशन, वॉज एन इंस्टीट्यूशन, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उधर। मैंने काफ़ी काम किया उनके साथ, कानून में काम किया और भी सीरियल्स में काम किया, उनके साथ राइटिंग किया मैंने, और रवि जी के साथ बहुत क्लोज था मैं। और उनकी फिल्मों का पब्लिसिटी भी मैंने किया था। जब मैंने शुरू किया, बिफोर आई वॉज एन एक्टर, मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया था जिसका नाम था बॉम्बे पब्लिसिटी। तो जितनी फिल्में थी और फिल्म मेकर्स थे, उनका सारा एडवर्टाइजिंग हम ही संभालते थे। 90%, 10% कोई और करता था। तो उसमें B.R. चोपड़ा साहब थे। तो जब उन्होंने मजदूर बनाया या बर्निंग ट्रेन बनाया या मशाल यश जी ने बनाया, ये सब हमने पब्लिसिटी किया उनका। सो उनको जानने से पहले ही एक तरीके का लिंक था मेरा कि आई वाज डूइंग द एडवर्टाइजिंग फॉर देम। उसके बाद जब उनसे मिला मैं, तो एक्चुअली एडवर्टाइजिंग के वक्त ही मिला था, और एडवर्टाइजिंग बिकेम अ चेंज्ड इनटू एन एक्टिंग करियर। सो वहाँ से एक तरीके से एक बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरा। तो दैट वाज द जर्नी। कमेंट में मैंने पढ़ा था, किसी ने कहा, लिखा था कि अनंत सर का एक जो कैमियो रोल भी रहता है ना, आज की जो एक आर्टिस्ट है उनसे काफ़ी गुना अच्छा है। आपने काफ़ी मूवीज़ में कैमियो भी किया। ये तो बहुत प्यार है लोगों का। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोगों को ऐसे, लोग हम कहते हैं ना कि पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। मैं तो
मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग प्यार करते हैं, Yes. जिस तरीके से ये लोग कुछ रोल्स को याद करते हैं। आप अरे आपने पूर्णिया पंडित किया था सोड ऑफ टीपू सुल्तान में, आपने वो आयशा जुल्का का मामा का रोल किया था खिलाड़ी में, या तो बाजीगर में आपने शाहरुख का फादर का। यार ये लोग क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं फिल्मों को और एक्टर्स को, वही इतना प्यार है। तो मैं कभी भी कोई भी मेरे पास आता है या ऑटोग्राफ के लिए आता है या फोटो के लिए आता है, मैं मना नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिस्पेक्ट है Yes. और उस रिस्पेक्ट को मुझे रिटर्न करना है। सो इट्स जस्ट ए लव। वरना मुझे से आदमी, मुझे से फिल्म मेकर, मुझे से एक्टर जो अपने आप को बहुत ही छोटा समझता है। मैंने बहुत कम काम किया है, बहुत इतना कोई स्टारडम नहीं हासिल की है, फिर भी अगर मुझे याद कर रहे हैं ये लोग, फिर भी अगर मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो फिर भैया मैं तो सलाम ही करता हूँ। नहीं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, इवन अभी भी मिस करते हैं आपके कैरेक्टर को, कि बाजीगर So हो या फिर खिलाड़ी हो, एज अ विलेन रोल, हर चीज़ में आपको लोग पसंद नहीं, करते नहीं, हैं। तो बहुत 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 मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं तो चाहूँगा कि आप इसी तरह से मुझे शुभकामनाएं देते रहिए, मेरे लिए शुभकामनाएं करते रहिए कि मैं अच्छा काम करूँ, आपके पास, आपके सामने आऊँ, और मैं आई इम्प्रूव एज एन एक्टर एंड एज अ फिल्म। इवन अगर आपके लाइफ की बेस्ट मूवी की बात करें तो आपके ज़रिए कौन सी है आपके लिए, आपकी, बेस्ट एज अ फिल्म मेकर, एज अ फिल्म, एज अ डायरेक्टर और एज एक्टर? एज अ डायरेक्टर मैं तो कहूँगा कि मेरी एक आदत है कि मैं जब फिल्म बनाता हूँ, तो नेक्स्ट जब फिल्म बनाता हूँ, तो मैं जानबूझ के कोशिश करता हूँ कि उस फिल्म से मैं थोड़ा सा बेटर फिल्म बनाऊँ, क्योंकि मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ एज अ डायरेक्टर। किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड फिल्म के बाद मैं थर्ड फिल्म में उससे भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, मतलब वो कॉन्सेप्ट भी उससे अच्छा होना चाहिए। वैसे 15 फिल्में कर चुका हूँ, और हर बार मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ जो इससे बेहतर हो, इससे बेहतर हो, इससे बेहतर हो। तो कर करके आई थिंक लास्ट 2 फिल्म्स जो मैंने की है, बिटर स्वीट जो शुगर केन वर्कर्स के ऊपर, बीड में जो विमेन शुगर केन वर्कर्स हैं, वो मराठी फिल्म है कड़ू गोल्ड, उनके ऊपर एक अत्याचार हो रहा है, एक रैकेट चल रहा है कि जब उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर महीने, तो 4 दिन वो काम नहीं कर पाते, और ये शुगर केन कटिंग सीजन जो है वो सिर्फ 6 महीने का है। तो बाकी 6 महीने क्या करेंगे? उनको उतना पैसा कमाना होगा जो कि 6 महीने भी सस्टेन करे Yes. अपने आप को। तो अगर 4 दिन हर महीने जाएगा, तो 6 into 4 is 24 days, which is almost a month। तो अब उतना पैसा आपका जाता है, सैलरी नहीं मिलता है। तो किसी डॉक्टर ने वहाँ से पटना से, पता नहीं कहाँ से ये शुरू हुआ ये रैकेट, वो आके बैठ गए उधर भीड़ में, और उनसे कहा कि देखो एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है इसको, कि आप हिस्टेरेक्टमी कीजिए। हिस्टेरेक्टमी का मतलब है रिमूव द यूट्रस, तो आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, कोई आपके ऊपर बलात्कार करने की भी कोशिश करेगा तो कुछ नहीं होगा आपको, आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। इस तरीके का एक बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली, दिल को धक्का देने वाली चीज़, और बहुत सारी औरतों ने ये की है। तो इसके ऊपर मैंने फिल्म बनाई बिटर स्वीट, कड़ू गोल्ड। वो और स्टोरी टेलर, अब तक मैं समझता हूँ कि आई थिंक आई हैव कम समवेयर एज अ फिल्म मेकर। हालांकि मैं अपने आप से बहुत 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 ही एक तरीके से नॉट सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज जब मैं इंटरनेशनल फिल्में देखता हूँ, जब वो मास्टर्स की फिल्में देखता हूँ, और इतनी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बाहर का देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझ में इतनी कमियां हैं कि मुझे वो सब ओवरकम करना है। लेकिन यहाँ ओवरकम करने के लिए लोग अलाउ नहीं करते हैं। मैं अगर उस तरीके का सब्जेक्ट लेके जाऊँ जो वो लोग बनाते हैं, इंडिया का सब्जेक्ट, ओल्ड सब्जेक्ट में, तो लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं। क्या है इन्हें नहीं, ये वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग, आप कुछ और ले आइए। मसाला। So it's tough, but these are the 2 films, बिटर स्वीट, कड़ू गोल्ड और स्टोरी टेलर, जो अब तक मेरे लिए एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग रहा है। हालांकि संधुता सबकाल ने मुझे 4 नेशनल अवार्ड्स दिए, या डॉक्टर रत्माबाई वाज अ बिग फिल्म, बट एज अ डायरेक्टर आई थिंक आई हैव ग्रोन विद दीज 2 फिल्म्स। एज एन एक्टर? एक्टर्स बहुत दूर जाना, कुछ नहीं किया। आई एम नेवर हैप्पी विद माय परफॉर्मेंसेस। लेकिन सब काफ़ी खुश है। नहीं, वो तो लोगों का ये दिलदार लोग हैं, लेकिन मैं ऐसे रोल की तलाश में हूँ जिसमें मैं अपने आप को, यू से ना, टर्न योरसेल्फ इनसाइड आउट एंड डू इट। वो हाँ, पूर्णिया पंडित वाज अ लाइफ टाइम रोल, उसमें मुझे
20 साल 25 साल से लेके 60 साल तक का वो पूरा जर्नी मुझे मिला, तो एज दैट वे आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, बट अदरवाइज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द गुड मूवी। स्टिल वेटिंग। ओके, तो लास्टली आप फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग अभी इतना प्यार दे रहे हैं और आपकी स्टोरी, आपकी मूवीज़ को पसंद कर रहे हैं? नहीं, मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और उस तरह से 1 घंटे तक मैं बात कर रहा हूँ साक्षी जी से, तो ये सब आपकी बदौलत है। आप नहीं होते तो हम नहीं होते। एन एक्टर नीड्स एन ऑडियंस, अ फिल्म मेकर नीड्स एन ऑडियंस, अ परफॉर्मर नीड्स एन ऑडियंस। आप जो हैं, आप, मैं सिने हूँ, आप माँ हैं, तो आप इस बच्चे को आप प्लीज़ हेल्प कीजिए एंड हेल्प मी ग्रो अप। ये लाइन आपने बहुत अच्छा कही, मैं सीने हूँ तो आप माँ हैं। थैंक यू सो मच। और मैं होप करती हूँ कि इसी जिस प्रकार आप अब तक लोगों को इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं सिनेमा के लिए, उसी प्रकार आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहे और अच्छी अच्छी स्टोरी लोगों के सामने लाते रहे, ताकि जो सिनेमा है उसका कभी अंत ना हो, वो इसी प्रकार चलता रहे। Thank you so much. Wonderful talking to you. थैंक यू सो मच।